नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे सुपरफास्ट खबरों के साथ। आपदा को अवसर बनाने के खिलाफ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है। साथ ही उन्होंने बताया कि कोविड के बढ़ते संक्रमण के बीच पुलिसकर्मियों को लेकर भी प्रशासन सजग है। संक्रमित पुलिसकर्मियों के लिए बैरकों को आइसोलेशन वार्ड में स्थापित कर दिया गया है। प्रतापगढ़ में स्कॉर्पियो कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। गाड़ी के सभी दरवाजे अपने आप खुल गए। खबरों के मुताबिक गाड़ी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। दिल्ली में कोरोना की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वर्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति कुछ नियंत्रण में नजर आ रही है। सीएम के अनुसार दिल्ली में कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में करीब 6,500 मामले सामने आए हैं, तो वहीं 12% से गिरकर ये 11% तक पहुंच गई है। दिल्ली में मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था पर चर्चा करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में और 500 आईसीयू बेड बनकर और तैयार हो गए हैं। अभी कुछ ही दिन पहले 500 आईसीयू बेड पहले ही तैयार हुए थे। बकौल सीएम 15 दिनों में आईसीयू के 1000 बेड्स तैयार हो गए। इसका सारा श्रेय डॉक्टर और इंजीनियर्स को जाता है। कोविड की दूसरी लहर के बीच दिल्ली में पैदा हुई ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक बनाने का भी ऐलान किया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की शुरुआत की जा रही है। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली के हर जिले में 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक बनाए जाएंगे। उन्होंने साथ ही बताया कि डॉक्टरों की सलाह पर कोई भी मरीज 1031 पर फोन करके कंसंट्रेटर ले जा भी सकता है। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आने वाले 15 दिनों के लिए सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। यह लॉकडाउन 16 मई सुबह 6 बजे से 30 मई तक लागू किया गया है। इस दौरान स्कूल, कॉलेजेस और अन्य सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। साथ ही मेट्रो भी बंद रहेगी। बंगाल में लॉकडाउन के मद्देनजर जरूरी सेवाओं के अलावा कुछ भी चालू नहीं रहेगा। इनसे जुड़े लोगों को ही यहां पर ट्रैवल करने की आजादी रहेगी। शादियों में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति है, जबकि अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। बंगाल में लॉकडाउन के दौरान सिर्फ सुबह 7 से 10 बजे तक यानी कि 2 घंटे के लिए किराना दुकान, खुदरा बाजार खुले रहेंगे। इसके अलावा सुबह 10 से शाम 5 बजे तक मिठाई और मीट की दुकान खुल सकेंगी। तय समय में ही खुल सकेंगी जरूरत की दुकानें। लॉकडाउन के दौरान चाय बगान में 50%, जूट मिलों में 30% उपस्थिति के साथ काम करने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो वहीं ई कॉमर्स सेवाएं चालू रहेंगी, जबकि एटीएम और बैंक सुबह 10 से 2 बजे तक ही खुल सकेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के छोटे भाई असीम बंदोपाध्याय का कोरोना के चलते निधन हो गया। असीम बंदोपाध्याय पिछले 1 महीने से कोरोना से संक्रमित थे। असीम चट्टोपाध्याय का उपचार कोलकाता के मेडिका सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में चल रहा था। देश में एक तरफ कोरोना संक्रमण का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं दूसरी तरफ गंगा नदी में सैकड़ों शवों के बहने के मामले भी सामने आने लगे हैं। इस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोला। राहुल गांधी ने एक अखबार की कटिंग को शेयर करते हुए लिखा, जो कहता था गंगा ने बुलाया है उसने मां गंगा को रुलाया है, उसी ने मां गंगा को रुलाया है, राहुल गांधी ने आरोप लगाया। भारत में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। लंबे समय से देश में लगातार 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। 4,000 से ज्यादा मौतें होती हुई नजर आ रही हैं। स्थिति इतनी खराब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चिंता जाहिर करी है। WHO ने जोर देकर कहा है कि भारत में कोरोना की स्थिति काफी चिंता में डालने वाली है। कई राज्यों में मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्पताल में भी मरीज एडमिट हो रहे हैं, मौतें भी हो रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से जानकारी दी गई कि वो भारत की कोरोना स्थिति को काफी करीब से देख रहे हैं और हर जरूरी मदद समय रहते पहुंचाई भी जा रही है। कोरोना काल में विपक्ष की ओर से की जा रही संसदीय समिति की वर्चुअल मीटिंग की मांग को लेकर लोकसभा और राज्यसभा ने ठुकरा दिया है। कांग्रेस सांसद और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को चिट्ठी लिखकर संसदीय समिति की वर्चुअल मीटिंग कराए जाने की मांग की थी। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों की तरफ से संसदीय समिति की बैठक वर्चुअली कराने की मांग की गई थी। उनका कहना था कि कोरोना की दूसरी लहर की वजह से फिजिकल मीटिंग संभव नहीं है, इसीलिए वर्चुअल मीटिंग को अनुमति दी जाए। प्रदेश सरकार की सख्ती के बाद कानपुर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। नदी के किनारे शव दफनाने और जल में प्रभावित करने से रोक लगाते हुए लोगों को आगाह किया गया है। बाकायदा पुलिस ने अनाउंस कर लोगों को शव प्रवाह न करने की अपील की।
एसीपी कर्नलगंज ने कहा कि गंगा के किनारे शव को गलत तरीके से प्रवाह करना और गंगा के नजदीक गाड़कर दूषित करना अपने आप में एक दंडनीय अपराध है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति असमर्थ है अंतिम संस्कार करने में तो उसके लिए कानपुर कमिश्नरेट पुलिस कटिबद्ध है, रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कराने में मदद करेगी। बिजनौर में गन्ने के खेत में शावक के मिलने पर गांव वालों ने वन विभाग को जानकारी दी, जिसके बाद वन विभाग ने दोनों शावकों को कब्जे में कर लिया। पूरा मामला हल्दौर थाना क्षेत्र का। बलिया में लॉकडाउन में कोरोना नियमों की जमकर उड़ रही है धज्जियां। यहां मुंडन समारोह के दौरान गंगा घाट पर सैकड़ों लोगों की भीड़ देखी गई। पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया। कानपुर में 8वीं मंजिल से गिरकर एक महिला की मौत हो गई। वह मृतक के परिजनों ने उसके पति पर धक्का देकर जान से मारने का आरोप लगाया है। परिजनों के मुताबिक आरोपी पति हमेशा पैसों की मांग करता रहता था। मृतक महिला के परिजनों ने आरोप लगाया कि व्यक्ति अपनी पत्नी के नाम पर 40 लाख रुपए का लोन ले रखा था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। यहां पर 2 लोगों को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया गया। मरने वाले युवक और युवती आपस में प्रेम करते थे। फिलहाल हत्या का शक युवती के पिता पर जताया जा रहा है। युवक युवती की हत्या के बाद युवती के पिता फरार हैं, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पूरा मामला घाटमपुर थाने इलाके का। उन्नाव में घर से लापता 7 साल के मासूम की हत्या कर शव को गांव से बाहर स्कूल में फेंक दिया गया। खबरों की माने तो मासूम बच्चा पिछले 2 दिनों से गायब चल रहा था। पूरा मामला पूर्वा कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है। उन्नाव में रिटायर्ड आईएएस एसपी पर लोगों को भड़काने के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। खबरों के मुताबिक एसपी सिंह ने गंगा में तैरते शवों को ट्वीट किया था। फिलहाल उन्नाव सदर कोतवाली पुलिस ने ट्वीट को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है। देश इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। इस महामारी का सामना करने के लिए देश के डॉक्टर्स दिन रात एक किए हुए हैं। इन सब के बीच कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में देश के अलग अलग हिस्सों में अंधविश्वास भी देखने को मिल रहा है। गोरखपुर में लोग हवन कर रहे हैं ताकि कोरोना को मात दी जा सके। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने एक अनोखे अंदाज में कोरोना को भगाने की कोशिश की। वीएचपी के लोगों ने हवन पूजन में सामग्री से धुआं करते हुए सड़कों, गलियों और मोहल्लों में जाते हुए लोगों को एक संदेश दिया, हिंदू जगेगा तो कोरोना भागेगा। लखनऊ में शराबी पति ने अपनी पत्नी की जमकर पिटाई कर डाली, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। उसके आधार पर पत्नी ने पति पर गंभीर आरोप लगाए। खबरों के मुताबिक पति से तंग आकर पत्नी अलग रहती थी, जिसके विरोध में पति ने उसके घर में जाकर हंगामा किया और उसके साथ मारपीट भी की। पूरा मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र का। कानपुर में छेड़छाड़ का विरोध करना एक युवती को भारी पड़ गया। दबंगों ने पीड़िता और उसके परिजनों की पिटाई कर डाली, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। महाराजगंज के परसामलिक थाना इलाके में 10 साल की नाबालिग से गैंगरेप का मामला आया सामने। गैंगरेप का आरोप उसी के गांव के रहने वाले 3 लड़कों पर है। पीड़िता और तीनों आरोपी सभी नाबालिग। आरोप है कि पीड़िता के गांव के रहने वाले लड़कों ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर नहर के पास बुलाया और फिर पीड़िता के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। उनमें से एक की उम्र 13 साल है तो वहीं 11 तो तीसरे की 9 वर्ष। कानपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार ने ऑटो को जोरदार टक्कर मारी, बाइक को भी टक्कर मार दी, जिसके कारण बाइक सवार और ऑटो सवार कई लोग जख्मी हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कासगंज के सावर कोतवाली इलाके में मेकर्स गाड़ी को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 1.5 दर्जन के करीब लोग जख्मी हो गए। घायलों को इलाज के दौरान डॉक्टरों ने 7 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए घायलों को अलीगढ़ रेफर किया, जिनमें 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। कोविड संक्रमण काल में ऑक्सीजन की कमी से हो रही लोगों की मौतों के बीच गाजीपुर से राहत देने वाली खबर। जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत हो गई है और अब इमरजेंसी समेत एक साथ 50 बेड के मरीजों को ऑक्सीजन दी जा सकेगी। इस ऑक्सीजन प्लांट से 1 मिनट में 80 लीटर ऑक्सीजन तैयार होगी। दरअसल जिला अस्पताल में 2 साल पहले ही ऑक्सीजन प्लांट लग चुकी है। बस कुछ और मशीनें लगवाकर प्लांट को शुरू किया जा सकता है। उसके बाद से डीएम एमपी सिंह ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ऑक्सीजन प्लांट को चालू करवाया। प्रयागराज में निरंजनी अखाड़ा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्वामी आनंद गिरी को अखाड़े से निष्कासित कर दिया। निरंजनी अखाड़े की ओर से स्वामी आनंद गिरी पर कुंभ में अपने परिवार को बुलाने का आरोप लग रहा है।
खबरों के मुताबिक स्वामी आनंद गिरी ने बागंबरी मठ और निरंजनी अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया है। बता दें कि आनंद गिरी बड़े हनुमान मंदिर के छोटे महंत थे। ग्रेटर नोएडा में चुनावी रंजिश में प्रत्याशी रहे व्यक्ति के पिता को गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरा मामला जेवर थाना इलाके का। हरदोई में एक दारोगा को शराब पीकर शादी में पहुंचना महंगा पड़ गया। दारोगा जी परमिशन चेक करने के बहाने लड़कियों से अभद्रता कर रहे थे, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने दारोगा जी की पिटाई कर डाली। दारोगा की पिटाई का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भदोही के खमरिया नगर में पुलिस के द्वारा आंशिक कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर निकलने वाले लोगों की जमकर पिटाई की गई। पुलिस के द्वारा लोगों की हुई पिटाई। औराई कोतवाली क्षेत्र के खमरिया नगर में आंशिक कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर जो भी लोग निकल रहे हैं उन पर पुलिस सख्ती बरत रही है। सड़कों पर निकलने वाले लोगों की जमकर धुनाई की जा रही है। लखनऊ के मलिहाबाद की ग्राम पंचायत कनार में ग्राम प्रधानी की बागडोर हाथ में आते ही महिला प्रधान कमला देवी ने कार्य करना शुरू कर दिया। महिला ग्राम प्रधान कमला देवी और प्रधान प्रतिनिधि अमर सिंह ने सबसे पहले कोरोना वायरस से बचाव के लिए खुद ही गांव की नालियों से लेकर गांव की गलियों में सैनिटाइजेशन का काम करवाया। प्रतापगढ़ में एक बार फिर लोगों का अमानवीय चेहरा आया सामने। यहां पर चोरी के आरोप में पकड़े गए एक युवक को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पिटाई कर दी गई। युवक को पेड़ से बांधने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मथुरा में ब्लैक फंगस के 2 मामले आए सामने। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। एक केस में संक्रमित को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जबकि दूसरे केस में संक्रमित के परिवार के लोग अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। मुरादनगर पुलिस ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। यहां पर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। ऐसे में शव की पहचान न होने के बाद भी मृतक का पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करवाया गया। गाजियाबाद का मुरादनगर कस्बा हिंदू मुस्लिम भाईचारे की पहचान बन चुका है। हिंदू या मुस्लिम परिवार में मौत हो जाने के बाद दोनों समुदाय के लोग आपस में मिलकर अंतिम संस्कार करते हैं। इसी कड़ी में मुरादनगर कस्बे में पुलिसकर्मियों और गांववासियों द्वारा एक अज्ञात शव को कंधा देते हुए उसका अंतिम संस्कार करने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। बलिया में ऑक्सीजन लेवल कम होने से एक मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल पर ऑक्सीजन नहीं देने का आरोप लगाया है। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में 2 पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां चलाई। खबरों की माने तो मामूली कानसूनी को देखते हुए मारपीट में बदल गई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पूरा मामला थाना पीजीआई के कल्ली पश्चिम गांव का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तेज कार शारदा नहर की रेलिंग तोड़ती हुई नदी में गिर गई। दुर्घटना में कार सवार 4 लोगों की नहर में डूबने से जान चली गई, जबकि 2 लोग बाल-बाल बच गए। पूरा हादसा फुलबेहड़ थाना क्षेत्र का है। रायपुर गांव के 7 लोग एक फोर्ड फीगो कार में सवार होकर धुराहरा से तिलक देकर वापस आ रहे थे। देर रात ड्राइवर ने तेज रफ्तार में नियंत्रण खो दिया। कार शारदा नहर पर बने पुल की रेलिंग तोड़ती हुई नदी में जा गिरी। लखीमपुर खीरी में हुए हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है। सीएम ने अधिकारियों को पीड़ितों को हर संभव मदद के निर्देश भी दिए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करवरिया बंधुओं को 13 मई से 5 जून तक अल्पकालिक जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इन्हें 10 लाख रुपए का व्यक्तिगत बंध पत्र जमा करना होगा और 6 जून को समर्पण करना होगा। कोर्ट ने सूर्यभान करवरिया, पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया और पूर्व विधायक उदयभान करवरिया को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या कम हो रही है। बीते 24 घंटे में देश में 3,23,123 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि 3,44,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं, तो वहीं 3,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई। इस महीने ऐसा तीसरी बार हुआ है जब नए मरीज ज्यादा ठीक हुए हैं। इससे 4 दिन पहले 10 मई को 3 लाख के करीब केस सामने आए थे और 3 लाख से ज्यादा संक्रमित ठीक भी हुए थे। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे की रिपोर्ट सामने आई। उसके अनुसार बीते 24 घंटे में 15,747 नए संक्रमित मिले। इस दौरान 312 की मौत हो गई है। प्रदेश में इस दौरान 19,000 से ज्यादा लोग संक्रमण की गिरफ्त से बाहर भी आ चुके हैं। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के नए मामलों में कमी देखी गई है। पिछले 24 घंटे में 42,500 से ज्यादा कोरोना की पुष्टि हुई है, तो वहीं 850 मरीजों की जान चली गई।
आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 से संक्रमित 22,399 नए मरीज मिले। 18,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 89 लोगों की जान चली गई। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 9,121 नए मामले सामने आए। पिछले कुछ दिनों से अब रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव और दुर्ग में मिलने वाले नए मरीज के आंकड़ों में गिरावट देखने को मिली है। एक सप्ताह पहले तक इन शहरों में 1,000 से अधिक संक्रमित रहे। पिछले 24 घंटों में 195 संक्रमितों की जान गई। पंजाब में पिछले 24 घंटे में 184 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। 429 की हालत गंभीर बनी हुई है। 8,494 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं, जबकि 11,000 से ज्यादा संक्रमितों की जान जा चुकी है। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 344 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं इस दौरान 34,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए हैं। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 16,000 से ज्यादा मामले सामने आए। राज्य में कोरोना से 164 लोगों की मौत हो चुकी है। 2,09,000 से ज्यादा मामले उपचाराधीन हैं। राज्य में अब तक इस महामारी से कुल 6,158 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में कोरोना वायरस के 11,017 नए मामले सामने आए। 102 मौतें हुई, जिससे राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 7 लाख के पार पहुंच गए हैं। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण से 103 और लोगों की मौत हो गई है, जबकि संक्रमण से 4,300 से ज्यादा मामले सामने आए। प्रदेश में महामारी से मरने वालों की संख्या 4,000 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में सर्वाधिक 20,000 से ज्यादा मामले सामने। 135 लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई। राज्य में महामारी के अब तक सामने आए कुल मामलों की संख्या 10 लाख से भी ज्यादा। तमिलनाडु में कोविड-19 के अब तक सर्वाधिक 30,355 मामले सामने आए। 293 लोगों की मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के आए नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या 14,68,000 से ज्यादा हो गई। मृतकों की संख्या 16,000 के पार पहुंच गई। तो वहीं केरल में कोविड-19 के एक दिन में अब तक के सर्वाधिक 43,000 से ज्यादा मामले सामने आए। संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 19 लाख के पार पहुंच गए हैं। कर्नाटक में एक दिन में मरने वालों का आंकड़ा 500 को पार कर गया है। 39,998 नए संक्रमित मिले। 516 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं तमिलनाडु में 30,000 से ज्यादा मामले मिले हैं और 293 लोगों की जान गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 8,000 से ज्यादा मामले सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की संख्या 7 लाख के पार पहुंच चुकी है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण वायरस के 13,287 नए मामले, 300 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि संक्रमण की दर 17% पर आ गई है, जो कि एक महीने में सबसे कम है। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटे में 74 व्यक्तियों की जान जा चुकी है। ऐसे में मरने वालों की कुल संख्या 3,000 के पार पहुंच गई है, जबकि 9,000 से ज्यादा मामले सामने आने से इस रोग से अब तक संक्रमित हुए कुल लोगों की संख्या बढ़कर 6,22,000 से ज्यादा पहुंच गई। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों में बेड मिलना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। शासन के दिशा निर्देशों के बावजूद भी निजी अस्पतालों की मनमानी लगातार जारी है। हल्द्वानी में लगातार प्रशासन अस्पतालों में चेकिंग भी कर रहा है। निजी अस्पतालों को अपने आप पर उपलब्ध बेड की संख्या को पोर्टल पर अपलोड करने और चस्पा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट रोजाना निजी अस्पतालों से जुड़ी जानकारी आला अधिकारियों को देंगे। पुलिस ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने 60 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, तो वहीं फेसबुक पोस्ट मामले में भी पुलिस जांच कर रही है। शुक्रवार दोपहर विश्व प्रसिद्ध उत्तराखंड के पहले यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज हो गया। तो वहीं आज सुबह अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर मोक्षदायिनी मां गंगा के गंगोत्री धाम के कपाट भी विधि विधान के साथ 6 महीने के लिए खोल दिए गए हैं। गंगोत्री धाम के कपाट भी प्रदेश सरकार की कोरोना काल की एसओपी के अनुसार 25 तीर्थ पुरोहितों और प्रशासन की मौजूदगी में खोले गए। वहीं कपाट खुलने के साथ ही धाम में विश्व को कोरोना मुक्ति की विशेष पूजा अर्चना की गई। हरिद्वार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज बड़ी पहल करते हुए अपने आश्रम को क्वारंटीन सेंटर बनाने के उन्होंने आदेश दिए। इसके प्रेमनगर आश्रम में 200 बेड का क्वारंटीन सेंटर बनाया जाएगा। रुड़की में बेवजह बाहर घूम रहे लोगों पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला। इस दौरान पुलिस ने कई लोगों के चालान काटे। रुड़की पुलिस ने कार्रवाई की। कोविड-19 के बढ़ते कहर के बीच विश्व प्रसिद्ध हिमालय धाम यमुनोत्री के कपाट 6 महीने के लिए शीतकालीन अवकाश के बाद सीमित संख्या में तीर्थ पुरोहितों और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में खोले गए। यमुनोत्री में पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। कपाट खुलने के दौरान इस साल भी श्रद्धालु मौजूद नहीं रहे। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते ऐसा लगातार दूसरी बार हुआ है। पिछले साल भी केवल तीर्थ पुरोहित और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में ही धाम के कपाट खुले थे। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित और मरीजों की मौत के मामले थम नहीं रहे। बीते 24 घंटे में 5,775 संक्रमित मरीज सामने, 116 लोगों ने दम तोड़ दिया। भारत में फिल्म राधे को ZEE5 पर रिलीज किया गया है। बीते दिन इस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में थिएटर्स में रिलीज किया गया, जिसे दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है।
विदेशों के सिनेमाघरों में फिल्म की सराहना करने वाले उत्सुक प्रशंसकों से लेकर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर बुकिंग करते सुपरस्टार के प्रशंसकों ने रिलीज के तुरंत बाद ही फिल्म देखना शुरू कर दिया। सलमान खान की फिल्म राधे अधिक संख्या में लॉगिन करने के कारण सर्वर डाउन हो गया। कुल मिलाकर यह फिल्म ईद ब्लॉकबस्टर साबित हुई। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जहां पर सरकार ने पूरे प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लागू कर दिया, तो वहीं 18 मई तक प्रदेश में गाइडलाइंस के अनुसार कोविड कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। उत्तराखंड में शादियों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को जहां पर सरकार के द्वारा सीमित करते हुए संख्या 20 की गई है, तो वहीं अब सरकार के द्वारा शादियों में शामिल होने वाले 20 लोगों के लिए भी नया नियम लागू कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच रुड़की के लांढोरा के चमनलाल महाविद्यालय में सीएचसी मंगलौर की ओर से वैक्सीनेशन कराने को लेकर कैंप लगाया गया, जिसमें युवाओं में काफी उत्साह नजर आया। वैक्सीनेशन से 2 दिन पहले ही 200 युवाओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिए थे, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए 18 साल से 44 साल के युवाओं को वैक्सीनेशन करवाया गया। कोरोना के बढ़ते प्रकोप का फायदा उठाकर आपदा में अवसर तलाशने वालों के खिलाफ प्रशासन एक्शन में नजर आ गया। मसूरी में प्रशासन की ओर से मेडिकल स्टोरों पर बड़ी कार्रवाई की गई। मेडिकल स्टोरों पर बिना एमआरपी बिक रहे ऑक्सीमीटर को जब्त किया गया। मसूरी में खाद्य पूर्ति विधिक मांग विज्ञान और प्रशासन की टीम की ओर से संयुक्त रूप से मसूरी मेडिकल राशन और सब्जी विक्रेताओं की दुकानों पर छापेमारी की गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हरिद्वार में बैरागी कैंप में किए गए अवैध निर्माण को प्रशासन की टीम ने ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई करने पहुंची प्रशासन की टीम को साधु संत के विरोध का सामना करना पड़ा। कुंभ मेले के दौरान हरिद्वार के बैरागी कैंप में निर्मोही, दिगंबर और निर्वाणी तीनों बैरागी अखाड़ों के साधु संतों ने पक्के अवैध निर्माण खड़े कर लिए थे, जिस पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। रुद्रप्रयाग में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कोरोना वायरस पर दिए गए बयान पर नेताओं ने चुप्पी साध ली है, लेकिन कांग्रेस के एक विधायक भी पूर्व सीएम का बचाव करते हुए नजर आए। कांग्रेस के केदारनाथ से विधायक मनोज रावत ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह के बयान पर कहा कि हो सकता है उनके बयान को पूरा नहीं दिखाया गया हो। आजकल बयानों को तोड़ मरोड़ को प्रस्तावित किया जाता है।